आज बात करते हैं कॉस्मोलॉजी की, मगर उससे पहले हम ये देखते हैं कि इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और किस कंटिन्यूटी में ये कनेक्ट हो रही है। तो फिलॉसफी पढ़ी थी, क्वेश्चनिंग की, मैथमेटिक्स पढ़ा तो लॉजिक देखा, फिजिक्स पढ़ा तो फिजिकल वर्ल्ड को देखा, केमिस्ट्री पढ़ा तो हमने इंस्टेबिलिटी और जो उसके साथ कनेक्टेड थे केमिकल्स उनको पढ़ा। उसके बाद बायोलॉजी में लाइफ को पढ़ा, साइकोलॉजी में माइंड को पढ़ा, इकोनॉमिक्स में बाइंग एंड सेलिंग, सप्लाई एंड डिमांड को पढ़ा। उसके बाद अर्थ साइंसेस पढ़ा, यानी कि इस अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये सिर्फ अर्थ तो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं रखती, बाकी प्लैनेट्स भी हैं। तो जैसे ही आप अर्थ से बाकी प्लैनेट्स की तरफ जाते हैं तो इंक्लूडिंग अर्थ, मार्स, जुपिटर, बाकी प्लैनेट्स, इस कायनात में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सवाल यह है कि कॉस्मोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है। तो अगेन ये दो वर्ड से बना है, कॉस्मोस और लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी और कॉस्मोस कहते हैं स्पेस को। तो इसमें हम पढ़ते क्या हैं? इसमें बेसिकली हम चार चीजों को पढ़ते हैं। ओरिजिन, ये कायनात के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं ये कहां से आए हैं। दूसरा, उनके स्ट्रक्चर को। तीसरा, इवॉल्व कैसे हुए, उनकी एवोल्यूशन को। और फाइनली उनके फेट को, कि इनका फ्यूचर क्या होगा। इन चीजों को पढ़ने को, इनके रिसोर्सेज के पढ़ने को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ कॉस्मोलॉजी वर्क्स। इसको पढ़ते किस तरीके से? तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें चार चीजों को पढ़ा जाता है। ओरिजिन पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपने इसकी एवोल्यूशन को पढ़ लिया और फेट को पढ़ लिया। मगर पढ़ें कैसे? इतने दूर दूर कायनात में प्लैनेट्स हैं, इनको कैसे स्टडी करें? तो बात बड़ी सिंपल सी है। कारखाना कुदरत में गौर व फिक्र कैसे की जाती है? एक तो आप अपनी नेकेड आई से आसमान की तरफ देखते हैं, दूसरा टेलीस्कोप्स के थ्रू देखते हैं, नॉर्मल टेलीस्कोप्स, उसके बाद हबल टेलीस्कोप जो आया। इस तरह आप देखते चले जाते हैं और गौर व फिक्र इसी जमीन पे रहते हुए करते हैं और यहाँ से जायजा लेते हैं थ्रू मैथमेटिकल लॉज, थ्रू फिजिकल लॉज, कि यहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और बाकी जगहों पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। फिर वहां तक पहुंचने की साइंस एक अलग साइंस है जो इसके बाद पढ़ेंगे। बट कॉस्मोलॉजी सिंपल वर्ड्स में गौर व फिक्र करना और मुख्तलिफ प्लैनेट्स के रिसोर्सेज, उनके ओरिजिन, स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन और उनकी फेट को पढ़ना, बैक इन टाइम जाना, गौर व फिक्र करना कि ये कायनात वजूद में कैसे आई। वाई कॉस्मोलॉजी मैटर्स, क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप ये कह रहे हैं कि ये स्टडी तो बहुत दूर दूर के प्लैनेट्स की है तो क्या जरूरत है इनको पढ़ने की? बात यह है कि आपने उस पर्सपेक्टिव को तो पढ़ना है कि ये सब कुछ ओरिजिन में कहां से आया, हम कहां से आए, ये कायनात के अंदर जितने भी धात हैं, जितने मटेरियल्स हैं जो इस दुनिया के अंदर मौजूद है वो बाकी प्लैनेट्स पे भी हैं। और इसके अलावा जो हमारी तरफ आ रहे हैं डाइंग स्टार्स, उनमें क्या है। ये सारी बातें इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि आज नहीं तो कल वो चीजें हमें अफेक्ट करेंगी थ्रू टेम्परेचर, थ्रू वेदर्स या थ्रू एनी नेचुरल डिजास्टर। तो उन चीजों को पढ़ना, गौर व फिक्र करना और उन रिसोर्सेज तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसी तरह आपको पता है कि हम जो भी तरक्की करते हैं साइंस में, तो स्पेस की जो टेक्नोलॉजी नासा जो कर रहा है और बाकी जो इदारे हैं, पहले वो स्पेस के लिए कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं और आप हैरान हो जाएंगे, ये जो जीपीएस बनाया गया, ये जो वाईफाई बनाया गया, ये जो हमारे पास एमआरआई है, डिजिटल कैमराज है, यहाँ तक कि जो पेम्पर बनाया ना, ये क्यों बनाया गया था? ताकि एस्ट्रोनॉट जब होंगे ऊपर तो वहां पर जो है इस डायपर को यूज करेंगे, फिर वो दुनिया की तरफ देखते हैं कि ये तो आम बंदों के भी काम आ सकता है। इस तरह से जो टेक्नोलॉजी बड़े लेवल पे पहले स्पेस में बनाई जाती है, फिर उसको दुनिया के यूज में भी ले आया जाता है। यानी कि टेक्नोलॉजी अगर एफर्ट करती रहेगी रिसर्च की तरफ, और स्पेस इज अ वेरी बिग थिंग, तभी तो दुनिया में भी कामयाबी आएगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से कॉस्मोलॉजी 15 साइंसेस के साथ कनेक्टेड है। तो आए देखते हैं। सबसे पहले फिलॉसफी में देखें तो व्हाई इज देयर समथिंग रेदर देन नथिंग, कॉस्मोलॉजी इस चीज को प्रमोट करती है। मैथमेटिक्स में देखें तो आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन, क्वांटम फील्ड थ्योरी। फिजिक्स में देखें तो ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्सेस। केमिस्ट्री में देखें तो बिग बैंग, इस तरह फर्स्ट हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स किस तरह आए थे, इस चीज को स्टडी करना। बायोलॉजी में एस्ट्रोबायोलॉजी देखना। कॉस्मोलॉजी ये पूछती है कि क्या वहां पे लाइफ भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कोई एलियन लाइफ है। साइकोलॉजी में देखें तो ओवरव्यू इफेक्ट क्या है, एस्ट्रोनॉट्स दुनिया को किस तरीके से देखते हैं। इकोनॉमिक्स को देखें तो स्पेस की इकोनॉमी को देखना, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्री। इस तरह अर्थ साइंसेज में देखें तो अर्थ किस तरह कॉस्मिक डस्ट और गैस से बनी। एस्ट्रोनॉमी में देखें तो कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ओवरलैप करती हैं कंप्लीटली, इनमें डिफरेंस क्या है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। कंप्यूटर साइंस में देखें तो प्रोसेसिंग करना कॉस्मिक डेटा की, उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। मेडिकल साइंस को देखें तो रेडिएशन रिसर्च, जीरो ग्रेविटी मेडिसिन, इन चीज़ों को देखना। इंजीनियरिंग में देखें तो रॉकेट इंजीनियरिंग, सैटेलाइट डिजाइन, स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन। रोबोटिक्स में देखिए तो मार्स के रोवर्स बनाना, स्पेस प्रॉब्स बनाना, डीप स्पेस रोबोट्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें तो किस तरह एआई एनालाइज करती है कॉस्मिक डाटा को, ह्यूमन से तेज तेज, गैलेक्सी मैपिंग, इन सारी चीज़ों को देखना। यानी कि ओवरऑल अगर आप सारी साइंसेस की डेप्थ में जाएंगे तो वो उसी आंसर की तरफ जाती है कि हमारा ओरिजिन क्या है। और जब भी ओरिजिन को पढ़ते हैं तो वी हैव टू स्टडी कॉस्मोलॉजी।
अब देखते हैं कि किस तरह कुरान और हदीस कॉस्मोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अगर हम देखें सूरह अंबिया 21:30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने क्या ये कफार नहीं देखते कि इस कायनात को जमीन और आसमान पहले एक एक थे और बाद में फिर हमने अपने हुक्म से इसको अलग कर दिया। अब ये बात कितनी अनोखी है। देखा जाए तो उस जमाने के काफिर किस तरह ये पता लगा सकते थे कि जमीन और आसमान पहले एक एक थे। ये आज के दौर के जो साइंटिस्ट हैं वो ये पता लगा रहे हैं कि जितना भी लैंड है ये पहले एक ही था, फिर बिग बैंग हुआ और ये सब अलग हो गया। और इसी तरह अगर आप सूरह ज़ारियात में 51:47 सर्च करेंगे तो वहां अल्लाह ताला कहते हैं कि इस कायनात को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी है, एक्सपेंडिंग थ्योरी, कि ये कायनात फैलती चली जा रही है, जो बिग बैंग हुआ था वो चलता ही चला जा रहा है। इस तरह सूरह फलक 1:13, क्योंकि सेकंड लास्ट सूरत है, उसकी पहली आयत देखेंगे, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। तो ये फलक का मतलब आसमान नहीं है, इसका मतलब होता है किसी चीज का दो हिस्सों में टूटना, जैसे अंडा दो हिस्सों में टूटता है, जैसे अंधेरे से सुबह होती है, सुबह से अंधेरा होता है, यानी कि किसी एक चीज का जाना और दूसरी चीज का आना। तो यहाँ पर कुछ उलमा ये भी लिखते हैं कि जो कायनात बनी है एक जोरदार धमाके से, फलक का मतलब ये भी है। इसी तरह सूरह फातिहा में पहली आयत में ही अल्लाह फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आलमीन मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस वर्ड के ऊपर भी उलमा कहते हैं कि एक आलम तो वो है जिसमें हम रहते हैं, बाकी कौन से आलम है जिनकी तरफ अल्लाह मुखातिब है। तो मे बी ये कोई ऐसी लाइफ है जो इस दुनिया से बियॉन्ड है। ये सब तो हमें आने वाले वक्त में ही टेक्नोलॉजी के साथ ही पता लगेगा, बट टिल देन हम ये देख रहे हैं कि 1400 साल पुरानी किताब किस तरह आज मॉडर्न साइंस को चैलेंज कर रही है। इट्स टाइम फॉर एन एक्सपेरिमेंट। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ये यूनिवर्स किस तरह से एक्सपेंड हुआ, उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको एक सिंपल से सिनेरियो से दिखाता हूं। इसके लिए हमें चाहिए एक बैलून और कुछ डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स। इमेजिन करें कि ये वो सिंगुलैरिटी पॉइंट है जहां से इस यूनिवर्स का आगाज हुआ था। तो ये जितना भी मैटर है वो इसके अंदर मौजूद था। अब मैटर को हम कैसे दिखाएंगे, हम इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स के डॉट्स लगा लेंगे फ्रॉम दी मार्कर्स, फिर इसको हम ब्लो करेंगे और देखेंगे किस तरह से गैलेक्सीज एक्सपैंड होंगी। अब देखें कि हमने डिफरेंट मार्कर्स से इसके ऊपर डॉट्स लगा दिए। इमेजिन करें कि ये मुख्तलिफ मैटर्स थे जो अब ब्लो होने के बाद एक्सपैंड होंगे, तो देखते हैं कि इनकी डायरेक्शन किस तरह होगी। अब देखिए मैंने थोड़ा सा ब्लो किया तो आपको नजर आ रहा होगा किस तरह वो डॉट्स एक्सपैंड हो रहे हैं, यानी कि दूर दूर जा रहे हैं। मजीद इसको एक्सपैंड करते हैं। अब देखें मजीद एक्सपैंड किया तो और दूर जाते जा रहे हैं, मजीद एक्सपैंड करते हैं। और अब देखें कि मजीद एक्सपैंड करते करते वो डॉट्स भी बड़े होते जा रहे हैं, यानी कि ये गैलेक्सीज की तरह है। और जिस तरह गैलेक्सीज दूर जा रही हैं तो ये भी दूर आ रहे हैं। अब ये तो हो गई बिग बैंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट। अब साइंस में एक कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स खत्म कैसे होगा, तो बिग क्रंच थ्योरी। इसको वापस से इसके जो अंदर एयर है उसको हम रिलीज करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देखेंगे वापस वो डॉट्स करीब करीब आ गए और इसको अगर इन पॉइंट तक ले जाए, हम इसको एक सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं, तो फिर क्या होगा, यूनिवर्स वापस से कोलैप्स कर जाएगा। इस पर एक बिग बाउंस थ्योरी भी है कि फिर ये एक प्लेनेट बन जाएगा। और इस तरह की एक बात हमें कुरान हदीस में मिलती है कि महशर का मैदान इस पूरी कायनात के खत्म होने के बाद एक मैदान सजेगा। कहीं ये वही मैदान तो नहीं जो आखिर में एक प्लेनेट रह जाएगा। हजारों सालों से इंसान इस एक सवाल के पीछे लगा हुआ है कि वेयर डिड वी कम फ्रॉम, हमारा ओरिजिन क्या है। हर रिलीजन उसका आंसर देने की कोशिश करता है। कुछ लोग रिलीजन के बियॉन्ड जाते हैं, कुछ साइंस को देखते हैं, कुछ फिलॉसफी को देखते हैं। तो ये बात तो तय है कि हमारा एक वजूद है, हमारा एक खालिक है, हम कहाँ से आए, इसमें मुख्तलिफ राय हैं। सबसे पहले जिस इंसान ने इसके ऊपर सोचना शुरू किया तो ये बात फिलोसफर्स के दिमाग में आई कि कोई बिग बैंग हुआ है, कि ये कायनात फैलती चली जा रही है। इसको बाद में फिर हबल टेलीस्कोप ने सच साबित किया, जब उसने जाके डेटा देखा कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहे हैं, मगर ये एक वक्त में तो कहीं से शुरू हुए होंगे। जहां से शुरू हुए थे उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। और उस पॉइंट से ऐसा क्या हुआ था, कोई ना कोई ऐसा बड़ा जोरदार धमाका हुआ होगा जिसकी वजह से इतने भारी भरकम प्लैनेट्स, जिनकी नेचर ये है कि वो करीब आने चाहिए ग्रेविटी की वजह से, मगर वो दूर जा रहे हैं। तो इसमें गैलीलियो का बहुत बड़ा कारनामा है, अल्बेरूनी, हमारे पास कोपरनिकस हैं, इसके अलावा हमारे पास आने वाले वक्तों में न्यूटन, फिर आइंस्टाइन, फिर इसी तरह स्टीफन हॉकिंग ने बहुत काम किया। और अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके जरिए तो हमें मजीद राज पता चल रहे हैं। हर एक साइंटिस्ट की क्या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, ये आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। मकसद सिर्फ एक ही है कॉस्मोलॉजी का कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जब ये कायनात वजूद में आई तो उसका असल ढांचा क्या था, उसके पीछे ओरिजिन का रीजन क्या था, इसको फाइंड करने के लिए दिन रात एफर्ट की जा रही है।